स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एमपी में जो मध्य प्रदेश में प्राचीन काल की कवि हैं और मध्य भारत की जितने भी कवि आ जाते हैं उन सारे के सारे कवियों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपको जैसे कि पता होता है कवि से संबंधित जो आपकी रचनाएं वगैरह होती हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपके एमपीएसआई हो गए, कांस्टेबल वगैरह होगा और मोस्टली आपकी जो पीएससी का प्री के एग्जाम में जो आपका सेकंड पेपर होता है सी सेट जो आपका होता है उसमें एमपी की जो आपकी कवि होते हैं उनकी रचनाएं से क्वेश्चन आते हैं। आपको जैसे पता होगा कि 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे आपकी कवि की रचनाओं से रिलेटेड। तो हो सकता है इस बार भी आपके 2-4 क्वेश्चन एमपी की जो आपके कवि होते हैं, जितने भी कवि हो सारे के सारे कवि से रिलेटेड जो आपकी रचनाएं आती हैं वो आ सकती हैं। लेकिन मोस्टली हमें कहाँ का हम क्या पढ़ रहे हैं, एमपी पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, एमपी की कवि के बारे में पढ़ना है कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं स्पेसिफाई रही हैं और मोस्टली उनकी कौन सी फेमस रचना रही। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको जो मध्य प्रदेश के कवि हैं इनके ऊपर मैं 2 आपको वीडियो लेके आऊंगी। फर्स्ट वीडियो आज आपकी रहेगी और सेकंड वीडियो आपका मैं कल या परसों में आपको ला के दे दूंगी, क्योंकि सारी की सारी कवियों के बारे में जितने भी एमपी के कवि हैं उनको एक ही वीडियो में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपको भी इससे ऐसा रहेगा कि आप कुछ कवियों के बारे में आप आज भी याद कर सकते हैं, कुछ कवि के बारे में आप कल याद कर सकते हैं। और मोस्टली क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती हैं इन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना एमपी के जो प्राचीन कवि हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो आपके कवि याद आते हैं, कौन से कवि याद आते हैं, कालिदास कवि याद आते हैं। तो हमें याद करना है जो कालिदास कवि है इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनके जन्म के बारे में कोई भी स्पेसिफाइड तथ्य नहीं मिलता, मतलब इनका जो इतिहासकार में उनके बीच में इसको इनके जन्म को लेकर काफी विवाद है। इनका जन्म के बारे में पता नहीं चलता कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बस अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित रहे तो आपको याद रखना है जो मध्य प्रदेश में आपके जो कालिदास रहे हैं वो कहाँ से, उज्जैन से संबंधित रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना रखना है। और इनको जो उपाधि दी गई, कौन सी उपाधि दी गई, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का सिर्फ और सिर्फ इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे तो विश्व का शेक्सपियर कैसे, तो विश्व का जो शेक्सपियर है वो ब्रिटेन देश के एक कवि थे, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना जो भारत का शेक्सपियर की उपाधि किसे दी गई, कालिदास को दी गई है। और इनका संबंध कहाँ पे है, तो इनका संबंध उज्जैन से है। और कहाँ पे, और अगर आपसे पूछा जाता है उज्जैन में कहाँ पे, तो आपको याद रखना उज्जैन के जो आपकी शासक रहे, राजा रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो उनके 9 रत्नों में शामिल थे। तो आपको इसको भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में कवि कालिदास जी शामिल रहे। और इनकी मोस्टली कितनी, टोटल इनकी 7 रचनाएं। तो हमें याद रखना है इनकी जो आपके इनकी रचनाओं में आपको याद रखना महाकाव्य, इनकी 2 महाकाव्य, एक आपका रघुवंशम आ जाता, एक कुमार संभव आ जाता। तो आपको 2 याद रखना, 2 इनके महाकाव्य और खंड काव्य एक है जो जिसका नाम क्या है, मेघदूत आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है गीत काव्य कौन है, तो आपको गीत काव्य का याद रखना है कौन सा, ऋतु संहार है। तो कौन कौन से इनके महाकाव्य है, खंड काव्य इनका सिर्फ एक ही है, क्या है, मेघदूत आ जाता है। जबकि महाकाव्य कौन सा है, रघुवंशम है और कुमार संभव है। गीत काव्य जो होता है कौन सा, गीत काव्य इनका सिर्फ एक ही है, ऋतु संहार है। और नाटक में अगर आपसे पूछा जाता है तो मालविका नगनी मित्रम होता, मालविका मित्रम होता है जो सबसे पहले इनकी रचना मानी जाती, जो इनका क्या था, एक नाटक था। और इसके बाद इनका अभिज्ञान शकुंतलम आ जाता है और विक्रम वर्षियम आ जाते हैं। तो इनके 3 नाटक आ जाते हैं, जबकि 2 महाकाव्य आ जाते हैं, एक खंड काव्य और गीत काव्य कौन सा है, ऋतु संहार है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। और अगर आपसे पूछी जाती है मध्य प्रदेश पहला नाटक इनकी कौन सी, पहली रचना कौन सी, तो आपको याद रखना मालविका मित्रम इनकी पहली रचना आ जाती है। ठीक है, इसके बाद भरथरी का अगर पूछा जाता है तो भरथरी जो है कालिदास के चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे इनके बड़े भाई माने जाते हैं। इनका कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि कहाँ से रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के छोटे भाई, बड़े भाई के रूप में बस इतना पता है इनके भाई ही माने जाते हैं, भरथरी को इनका भाई कहा जाता है। अगर आप इनकी रचनाएं पूछे जाए तो आपको सिर्फ इनकी 3 रचनाएं याद रखनी है, कौन कौन सी, एक नीति शतक आ जाता है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक आ जाता है। तो नीति शतक जो था इन्होंने मतलब जब शासन वगैरह करते तो उस टाइम पे लिखा था। श्रृंगार शतक जो है इन्होंने स्त्री के श्रृंगार के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है श्रृंगार शतक। और वैराग शतक जब इन्होंने तपस्या वगैरह स्टार्ट कर दी थी, मतलब जब इन्होंने राजपाट त्याग दिया था, वैरागी बन गए थे, तब इन्होंने वैराग शतक की रचना की थी। तो आपको याद रखने की कितने शतक, 3 शतक है, नीति शतक है,
श्रृंगार शतक आ जाता है और वैराग्य शतक आ जाता है। इसके बाद आपके महाकवि बाणभट्ट आ जाते हैं, जिनको जो कहाँ के हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। किसके दरबारी कवि थे? जो आपके बाणभट्ट, जो बाणभट्ट की इमेज है, आप इसको याद रख लीजिए। और जो आपकी कालिदास की इमेज थी, और सॉरी मुझे भट्टर की कोई भी इमेज नहीं है, तो मैंने उनकी कहीं भी नहीं लगाई है। बाणभट्ट अगर पूछा जाता है कहाँ, तो आपको इसका याद रखना है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्हें साहित्य का वारांचल केसरी कहा जाता है। साहित्य का क्या बोला जाता है? वारांचल केसरी बोला जाता है। अगर इनकी रचना पूछी जाती तो आपको इनकी रचना याद रखनी है। हर्षचरित आ जाता है, मुकुटचरित आ जाता है, चंडी शतक आ जाता है, और पार्वती परिणाम आ जाता है। तो आपको याद रखना है इनकी कितनी रचना है? 4 रचना जो बहुत ही फेमस है। हर्षचरित आ जाता है, मुकुटचरित आ जाता है, चंडी शतक आ जाता है, और क्या पार्वती परिणाम आ जाते हैं। इसके बाद कौन से कवि आते हैं? आपके भभूति कवि आ जाते हैं। जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? भभूति का महाराष्ट्र के विदर्भ में इनका जन्म हुआ था। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भभूति का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और ये कन्नौज के जो शासक केशव वर्मन थे, उनके यहाँ पे रहा करते थे। कहाँ पे? कन्नौज के राजा के यहाँ पे, कन्नौज के जो राजा यशो वर्मन थे, उनके यहाँ पे रहा करते थे। आप इसको भी याद रख सकते हैं। और इनकी रचना आपसे पूछी जाती तो मालती माधव है, महावीर और महावीर चरित आ जाता है, और आपकी एक और आ जाती है उत्तर रामचरित। इनकी 3 रचनाएं आ जाती, मालती माधव आ जाती, महावीर चरित आ जाते, और उत्तर रामचरित आ जाती। और उत्तर रामचरित को पहला संस्कृत का दुखांत नाटक कहा जाता है। पहला संस्कृत का दुखांत नाटक किसको कहा जाता? उत्तर रामचरित को कहा जाता। जबकि मालविका मित्रम है सबसे पहली रचना मानी जाती है नाटक की। किसकी मानी जाती है? कालिदास की मानी जाती है। अगर आपसे वही पूछा जाता कि कालिदास की सबसे सुंदर रचना कौन सी है, तो आपको याद रखना उनकी जो सबसे सुंदर रचना है वो अभिज्ञान शकुंतलम मानी जाती है। तो आप सारे के सारे फैक्ट को नोट डाउन कर दी जाइएगा, जो मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया। अगर आपसे पूछा जाता है इनकी उपाधि कौन सी भभूति की, तो आपको इनकी उपाधि याद रखने हैं भारत का मिल्टन और अम्बेक के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप प्लीज इन सारे के सारे जो पॉइंट है उनकी उपाधियां याद रखें, क्योंकि मोस्टली आपके वनडे एग्जाम में उनकी उपाधियां और रचना से ही क्वेश्चन आते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आपको जैसे याद है कि भभूति का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। इनकी रचना मालती माधव आ जाती है, महावीर चरित आ जाता है, उत्तर रामचरित जो संस्कृत का पहला दुखांत नाटक भी माना जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मध्यकाल की कवियों के बारे में। जैसे आपको पता है कि केशवदास आपके मध्यकाल की कवियों में सबसे पहले आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था। और जैसे कि आपको पता है ओरछा में ही इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, सॉरी यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, जहांगीर, जस चंद्रिका आजादी, जहांगीर, जस चंद्रिका आजाद, नक्सिक चंद्रमाला आ जाती है। और इनकी एक रचना और है रामचंद्रिका वीर सिंह, रामचंद्रिका भी आ जाती है, और वीर सिंह दो चरित आ जाता है। जैसे आपको पता है कि ओरछा की जो राजा थे वीर सिंह दो, उनके यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? इन्हें संरक्षण दिया था। मतलब उनके यहाँ पे जो कवि थे, जिनके यहाँ पे वीर सिंह जो राजा थे, वीर सिंह दो थे, कहाँ के? ओरछा के राजा थे। उन्होंने इन्हें संरक्षण दिया था। मतलब उनके दरबारी कवि माने जाते हैं वीर सिंह दो के केशवदास जी, और उनके काफी और कवि भी थे, अन्य कवि भी थे, लेकिन उनके इंपॉर्टेंट कवि केशवदास को माना जाता है। जैसे कि आपको पता है वीर सिंह देव ने ही जो जहांगीर महल है ओरछा में उसका निर्माण करवाया था, और वीर सिंह देव ने ही अबुल फजर की हत्या कर दी थी। ठीक है, अबुल फजर की हत्या किसके कहने पे की? तो आप याद रखिए जहांगीर के कहने पे उन्हें अबुल फजर की हत्या कर दी थी। अबुल फजल की हत्या कर दी, जिसे फजल हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। समथिंग 1602 में उन्होंने हत्या की थी। किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। तो केशवदास की आप रचना याद रखनी। पहले तो केशवदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओरछा में हुआ था। इनकी रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक चंद्रमाला, और रामचरित आ जाता, वीर सिंह दो चरित। वीर सिंह दो चरित तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि किसके दरबारी कवि रहे थे? वीर सिंह दो की दरबारी कवि रहते। तो वीर सिंह दो इनकी आदत है, और रामचंद्र का आपको याद रखना है। आप इन सबको बिल्कुल एक साथ मत, बहुत मुश्किल मुझे पता है याद करना, बट आप जब इसे 3-4 दिन रेगुलर देखेंगे और रेगुलर याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। फिर आप बस इन्हें एक ही सांस में याद करने की कोशिश करिए, जैसे कवि प्रिय, रसिक प्रिय, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक छंदमाला, रामचरित और वीर सिंह दो चरित आ जाता। तो आप फिर इन्हें जब एक साथ में याद करने की याद करेंगे तो आप क्या होगा, आपको जब आपकी उनकी एक ही पहली रचना याद रहेगी तो आपको सारी जो जितनी रचना होंगी ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएंगी। तो आप ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। पता है रटना ही है एक किस्म से, अगर माना जाए तो आप इन्हें 3-4 दिन रेगुलर कंटिन्यू करते 7 दिन तक, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। क्योंकि इसे याद करने का और कोई ट्रिक वगैरह नहीं, सिर्फ ऐसे याद कर सकते हो आप, इसे रट ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपकी कवि जो है भूषण आ जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिगवापुर में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश जो आपका कानपुर है, कानपुर के तिगवापुर में इनका जन्म हुआ था। और उपाधि में अगर इन्हें बात की जाए
तो इन्हें उपाधि किसने दी थी? भूषण की रुद्रदेव सोलंकी ने, जो कहाँ के थे? जो चित्रकूट की राजा थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा, इन्हें उपाधि जो दी थी किसने दी थी? रुद्रदेव सोलंकी ने, जो चित्रकूट के राजा थे उन्होंने दी थी। और इनका अगर उपनाम पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, इनका जो उपनाम था जटाशंकर है इनका उपनाम, और जबकि इनका मूल नाम कहीं भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको याद करना है तो आप इनका सिर्फ उपनाम ही कर सकते हैं कि इनका उपनाम क्या था? जटाशंकर था, जबकि मूल नाम इनका पता नहीं है। और इनकी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? शिवा वामनी आ जाती है, शिवराज भूषण आ जाता है, सॉरी यहाँ पे भूषण गलत लिखा हुआ है, शिवराज भूषण भी आ जाता है, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। आपको सिर्फ इनकी 5 रचनाएं ही याद करनी है। जैसे आपको पता है छत्रसाल दशक के बारे में काफी पूछा जाता है, क्योंकि छत्रसाल राजा थे जो उनके हावी दरबार में रहे हैं। छत्रसाल महाराज जो थे, और मतलब वो उनके छतरपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, बुंदेलखंड के आसपास का, वहाँ भी उनके दरबारी छत्रसाल राजा के दरबारी कवि रहे भूषण जी, जिस वजह से उन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की है। तो आप इनकी याद रख लीजिए कौन कौन सी है? शिवा वामनी, शिवराज भूषण आती, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। सारी की सारी रचना किसकी आ जाती? भूषण की आ जाती है। इसके बाद हम चलते हैं पद्मा का। जो आपको पता, पद्मा के मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा कि इनका जो समारोह है, पद्माकर का जो इनका जन्म सागर जिले में हुआ था, और इनका समारोह भी कहाँ होता है? सागर जिले में ही होता है। अगर आपकी इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं तो आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है। गंगा लहरी आ जाती है, फिर यमुना लहरी, फिर वो 50 राम रसायन आ जाता है, और राजनीति की वांछिका भी आ जाती है। जैसे आपकी रचनाएं लिखी हैं, जहां अली जहां प्रकाश आ जाता है, प्रताप सिंह ब्रूदावली आ जाता है। ब्रूदावली एक अलग है, एक आपकी है प्रताप सिंह ब्रूदावली, और एक आपके अलग से आ जाता है ब्रूदावली आ जाता है। तो पहले तो आपको याद रखना है, जो पद्माकर थे वो कहाँ से? मध्य प्रदेश से संबंधित थी, सागर से संबंधित थी। इनकी रचनाएं कौन सी? गंगा लहरी, आप टोटल एक साथ इनको याद कर सकते हैं, गंगा लहरी, यमुना लहरी, फिरोज 50, राम रसायन, राजनीति की वांछिका आ जाता है, विरुद्धावालवरी, राम रसायन आ जाता है, अली जहां प्रकाश भी आ जाता है। आप सारी की सारी रचनाओं को एक बार में याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोस्टली जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो गंगा लहरी और यमुना लहरी तो बहुत ज़्यादा है। फिरोज 50 भी इनकी बहुत फेमस रचना रही है। और आप इसकी एक और इनकी आप एक रचना और याद कर ली, राम रसायन। अगर आप इतनी भी याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा। और हो सके तो आप अली जहां प्रकाश को भी कर सकते हैं, जो इन्होंने कहाँ लिखी? दौलत राव जो सिंधिया थे उनकी दरबारी, जब उनकी दरबारी कवि रहे थे ना, तब उन्होंने इस रचना को लिखा था। तो आप इसको भी याद रखा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के दरबार में कौन सी रचना की थी, तो आप याद रखना अली जहां प्रकाश की रचना उन्होंने कहाँ की थी? जो दौलत राव सिंधिया थे उनकी दरबारी कवि में, उनके दरबार कवि के रूप में उन्होंने उस चीज की रचना की थी। और इसी के बाद प्रताप सिंह ब्रूदावाली भी आ जाती है, ब्रूदावली, और एक आपकी सिर्फ ब्रूदावली भी आ जाती है। ठीक है, तो आप इनको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद आपके माखनलाल चतुर्वेदी है, जिनका जन्म कहाँ? होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1889 में हुआ था। 1889 में इनका जन्म हुआ था। अगर आपकी इनकी पत्रिका पूछी जाती तो उनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है। इनकी पत्रिका 3 पत्रिकाएं थी, प्रवाह था, प्रताप था और करमवीर का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। जो इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो कौन सी थी? करमवीर थी। तो आप याद रखनी, करमवीर का प्रकाशन, प्रवाह और प्रताप का 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। और इनका समारोह कहाँ होता है? तो आप याद रख लीजिए, इनका समारोह जो होता है खंडवा में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका समारोह खंडवा में होता है, जबकि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। तो एक्चुअली में क्या है, जो इनका जन्म जो हुआ था होशंगाबाद में हुआ था, लेकिन उन्होंने जो मोस्टली काम किया था, ज्यादातर जो काम किया है, मतलब कि जो कर्म भूमि रही वो प्यारा रही, खंडवा रही। तो इस वजह से इनका जो समारोह होता है कहाँ पे मनाया जाता है? खंडवा में मनाया जाता है। और इन्हें उपाधि किस नाम से दी? तो आप इनकी उपाधि याद रख ली, इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। जितने भी कवियों की उपाधि वो तो आपको मोस्टली याद करके ही रखनी है कि इन्हें क्या बोला जाता है? भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं आप याद रख ली, हिम तरंगी आ जाते हैं, एक इनकी रचना बहुत अच्छी है, हिम कीर्ति भी उसमें नोट डाउन नहीं है, तो आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। हिम तरंगिनी, हिम कीर्ति आ जाती है, समर्पण आ जाता है, युग चरण आ जाता है, कृष्ण अर्जुन युद्ध है यहाँ पे, सॉरी, कृष्ण अर्जुन युद्ध आ जाता है, पुष्प की अभिलाषा। तो इनकी आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, शायद 6वीं क्लास में ही है, हिंदी की फर्स्ट में, 6वीं 7वीं क्लास में ही इनकी हिंदी में इनकी रचना देखने को मिलती है, पुष्प की अभिलाषा। इसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की, जिनका जन्म कहाँ? होशंगाबाद में हुआ था। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हम जितने भी कवियों के बारे में पढ़ा उन सारे के सारे कवियों की एक बार फिर से रिवीजन कर लेते कि उस कवि का जन्म कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना है, कालिदास कहाँ से संबंधित? मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है, जबकि जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, इसके बाद इनकी भरथरी आ जाती है। भरथरी कहाँ के? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भाई थे, जो कहाँ से संबंधित इनका भी तो उज्जैन से संबंधित। इनकी 3 रचनाएं कौन कौन सी? नीति शतक आ जाती है, श्रृंगार शतक और बैराग शतक आ जाती है। इसके बाद
बाण भत्ते जो आपके कहाँ पे हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे, इन्हें साहित्य का वारांचल केसरी भी इन्हें कहा जाता है। इनकी रचना कौन कौन सी आ जाती है, तो आप इनकी रचना याद रख लीजिए। पहली बात तो ये हर्षचरित के दरबार में रहते तो इन्होंने हर्षचरित की भी रचना की थी और मुकुट तरित की भी की थी, चंडी शतक और पार्वती परिणाम की भी इन्होंने रचना की थी। इसके बाद आ जाते भाभूति, जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। इनकी रचना मालती माधव, महावीर चरित आ जाता है, उत्तर रामचरित आ जाता है। अगर आपसे पूछे उत्तर रामचरित संस्कृत का पहला दुखांत नाटक कौन सा, तो उनका कौन सा आ जाता है, उत्तर रामचरित आ जाता है, जो इनका संस्कृत का पहला दुखांत नाटक आ जाता है। इनके उपाधि अगर पूछे जाते तो भारत का मिल्टन और अंबिक कहा जाता है। इसके बाद आपकी जो मध्यकाल की कवि है केशवदास आ जाते हैं, जिनका जन्म ओरछा में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, विज्ञान, गीता, जहांगीर जसचंद्र कहा जाता है, नक्षिक चंद्रमाला आ जाता है, रामचरित आ जाता है, रामचंद्र कहा जाता है, वीर सिंधु चरित आ जाते हैं। ये सारी सारी रचनाएं किसकी आ जाती है, केशवदास की आ जाती है। इसके बाद भूषण आ जाते हैं, जिनका कहाँ पे हुआ, तो उत्तर प्रदेश की कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में आता है। उनके तिलवापुर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें जो उपाधि दी किसने दी थी, भूषण की उपाधि ने किसने दी थी, तो रुद्रदेव सोलंकी ने, जो चित्रकूट के राजा थे, जो कहाँ के राजा थे, रुद्रदेव सोलंकी जो चित्रकूट के राजा थे, उन्होंने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। जबकि इनका उपनाम क्या आ जाता है, उपनाम इनका जटाशंकर आ जाता है। रचना इनकी सेवावामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दस्तक आ जाता है, भूषण उल्लास और दूसरा उल्लास, सारी की सारी रचनाएं आ जाती हैं। इसके बाद है पद्माकर, जिनका जन्म कहाँ, मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन आ जाता है, जहांगीर प्रकाश आ जाता है, राजनीति की वांचिका आ जाती है, प्रताप सिंह विरुदावली आ जाता है, एक विरुदावली आ जाता है। तो गंगा लहरी, यमुना लहरी और प्लस क्या प्रबोध पचासा, ये सारी की बहुत इंपॉर्टेंट है। और राम रसायन जहांगीर जसचंद्र का भी इनकी आ जाती है, ठीक है। सॉरी, जहांगीर जसचंद्र का नहीं, वो तो केशवदास की आ जाती है। अली जहां प्रकाश इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है। इसके बाद आपके जसमाखन लाल चतुर्वेदी का इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, होशंगाबाद के बावई में 1889 में हुआ था। जब इनकी रचनाएं कौन कौन सी आ जाती है, हिमतरंगी, हिमकीर्ति आ जाती है, हिमकीर्तिनी और समर्पण, युग चरण आ जाता है, कृष्ण अर्जुन युद्ध आ जाता है, पुष्प की अभिलाषा। जैसे आपको पता पुष्प की अभिलाषा की बहुत फेमस रचना है और इनकी 3 पत्रिका प्रभा, प्रताप और करमवीर का प्रकाशन इन्होंने किया था। इनका समारोह कहाँ होता है, खंडवा में होता है, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड थैंक यू सो मच।